अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने क्लास 9 का लेक्चर 9 स्टार्ट करना है, जिसमें हमने ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियोडिक टेबल डिस्कस करना है। रिसेंटली हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन को और कुछ एग्जांपल को। ठीक है, अब याद हो आपको एटॉमिक साइज पढ़ाने से पहले मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताया था। अगर दो बातें समझ आ गई हैं आपको तो एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आसानी से समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, अब ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियोडिक टेबल यानी पीरियड और ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होता है उसको पढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये मोस्टली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक क्या है उसका एटॉमिक साइज, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट, जिसे आप क्या कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। ठीक, अब आयोनाइजेशन एनर्जी का जो रिलेशन होता है एटॉमिक साइज के साथ वो इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि भी अगर आपका एक एटम इतने साइज का है, छोटे साइज का, एक बड़े साइज का है, तो अगर आप देखें फॉर एग्जांपल जैसे आपका सोडियम है, ठीक है, फिर क्या है पोटाशियम है, ठीक है। अब अगर देखें जो सोडियम है वो क्या है तीसरे पीरियड का एलिमेंट है, और जो पोटाशियम है वो चौथे एलिमेंट का, और सॉरी चौथे पीरियड का। पीरियड नंबर शोज द क्या है नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड नंबर शोज द नंबर ऑफ शेल, यानी कौन सा पीरियड होगा इट मीन जितने भी एलिमेंट्स है उस पीरियड के अंदर उसमें उतने ही शेल होंगे। अब देखें जो सोडियम है वो तीसरे पीरियड का है और जो पोटाशियम है वो चौथे पीरियड का है। ठीक है, सोडियम के कितने शेल हैं 1 2 3, पोटाशियम के कितने शेल हैं 1 2 3 4। अब अगर देखें एटॉमिक साइज किसका ज्यादा है पोटाशियम का, और सोडियम का क्या है कम है। या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल किसका सोडियम का, और इसका पोटाशियम का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल जिसे आप वैलेंस शेल भी कहते हैं। अब देखिए किसका डिस्टेंस कम है और किसका ज्यादा है। इसका डिस्टेंस क्या है कम है, इसका डिस्टेंस क्या है ज्यादा है। इट मींस इनके दरमियान न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी सोडियम के अंदर वो क्या होगी ज्यादा होंगी, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल के दरमियान जो है क्या होगी बहुत ही कम होगी, क्योंकि आपका जो वैलेंस शेल है वो क्या है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है। इसलिए जो है ना अगर आपका क्या है एटॉमिक साइज ज्यादा है, आप देखें इसमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, आसानी से क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब इसके लिए जो है ना हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसलिए आपका जो है एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ का इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का रिलेशन का मतलब ये है अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी कम होगी, अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी क्या होगी बढ़ेगी। अब देखें इसका एटॉमिक साइज कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी ज्यादा, यानी एटॉमिक साइज क्या होगा कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी। तो इसका क्या है इनवर्स रिलेशन है। अब शील्डिंग इफेक्ट की भी यही बात सेम। अब शील्डिंग इफेक्ट जो है ना क्या है डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ शेल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। अब देखें सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान कितने हैं इनर शेल या शेल्स, कौन से 1 और 2, जिसे आप के एल शेल भी कहते हैं, यानी 2 है। अगर पोटाशियम की बात करें तो 1 2 3, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान कितने शेल हैं 3 शेल हैं। तो मैंने आपको कहा था कि भी जितना ज्यादा शेल होते जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, आपका वैलेंस शेल दूर होगा, ठीक है, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। तो जब शील्डिंग इफेक्ट क्या है इसके अंदर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज्यादा है ना। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इट मीन एटॉमिक साइज भी क्या है ज्यादा है, इट मीन आपका न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या बहुत ज्यादा है। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इट मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होगी बहुत ही कम होगी। इसलिए आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमें बहुत ही थोड़ी देनी पड़ेगी, आसानी से आपका क्या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब इसमें ज्यादा देनी पड़ेगी हमें आयोनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट क्या है कम है, इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमें क्या देनी पड़ेगी कम देनी पड़ेगी। तो शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी क्या इनवर्स रिलेशन है, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी कम होगी। अब जो थर्ड है जेड इफेक्ट, जिसे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर सिंपली कहा जाए कि जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा ज्यादा होगा। अब इसकी बात करें साइज ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल क्या है, बहुत ही कम। इट मींस Z इफेक्ट भी कम होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें 3 शेल हैं, तीनों इनर शेल के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस चार्ज लगाएगा वो बहुत ही कम लगाएगा, यानी जो बचा कुछ चार्ज होगा वो क्या होगा, हमारा अफेक्टिव न्यूक्लियस। अब इसमें देखें 2 है इनर शेल, इसमें 2 इनर शेल हैं, इनके ऊपर जो है ना इसकी निस्बत बहुत जो है ना कम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल इसमें पहले के ऊपर 40%, इसके ऊपर 30%, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर 10%, बाकी कितना बचा है 20%। अब इसके ऊपर 40%, इसके ऊपर 30%, बाकी कितना बचेगा 30%। अब देखें किसमें अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग रहा है, इसके अंदर। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड कर रहा होगा इसको, इलेक्ट्रॉन को, कौन से, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को। इसलिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो अगर Z इफेक्ट यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर ओवरऑल देखें आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्स रिलेशन, बट डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ, ठीक है। अब बढ़ते हैं अलोंग द पीरियड, यानी पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है। अब देखें बेटा लिथियम, अब दूसरे पीरियड की बात करें आप, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये क्या है, दूसरा पीरियड है, ठीक है। अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, याद हो आपको हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज को पढ़ने से पहले शील्डिंग इफेक्ट और किसको, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। आपका जो पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट है वो हमेशा सेम रहता है, क्यों कि कौन सा पीरियड है, दूसरा पीरियड है, कितने शेल होंगे, 2 शेल होंगे, इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल, यानी एक ही को ड्रा करना है, यानी क्या होंगे 2 शेल होंगे, यानी इनके वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान कितने शेल हैं, एक है इनर शेल। तो इट मीन शील्डिंग इफेक्ट क्या है, सेम है। हाँ अगर शेल ज्यादा होते तो इट मीन उसका शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाता, चेंज हो जाता, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। अब इससे आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते हम। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को देखेंगे और एटॉमिक साइज को देखेंगे। अगर आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैंने आपको बताया था कि जब पीरियड में आप जाते हैं तो प्रोटॉन, आपका एक एक प्रोटॉन बढ़ता जाता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जाता है। इसमें क्या है, 3 एटॉमिक नंबर है, जितनी 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7, ठीक है। क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन एक ही वैलेंस शेल में क्या है, इंटर हो रहा होता है, तो होता है इफेक्ट लेकिन नेग्लिजिबल, यानी इग्नोर कर देते हैं, यानी ना होने के बराबर। लेकिन आपको पता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्रोटॉन एडिशन हो रही है, तो प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर किसकी वजह से चार्ज आ रहा होता है, प्रोटॉन की वजह से। तो फॉर एग्जांपल अगर एक्चुअल चार्ज पहले 100% था, प्रोटॉन की एडिशन के बाद यानी क्या है 10% मजीद बढ़ता जाए। इट मींस अगर बढ़ता जाए तो फॉर एग्जांपल लिथियम के जो इनर शेल है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 70% क्या है, न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, बाकी जो 30% है, बाकी बचा कुछ था 30%, वो क्या है आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अब बेरियम की बात करेंगे, एक प्रोटॉन बढ़ गया, एक प्रोटॉन बढ़ने से 10% मजीद क्या हो जाएगी, आपकी न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे क्या है 110% है तो इट मींस यहाँ पे 70% ही रहेगा बेरिलियम में भी, क्योंकि इनर शेल एक ही है, इलेक्ट्रॉन कितने 2 ही हैं, उससे ज्यादा नहीं है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं तो वैलेंस शेल में, ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, एक है तमाम एलिमेंट्स में। पीरियड की बात करें तो इसलिए जो है ना न्यूक्लियर चार्ज जो उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है वो सेम होता है, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है, सेम होता है। अब जो 10% इंक्रीज किया है प्रोटॉन की वजह से, फॉर एग्जांपल वो 10% आप जो है ना बेरिलियम में, अब पहले 30% था, प्रोटॉन के एडिशन से आप 40% यानी बढ़ गया, तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो आपका जो साइज होगा एटम का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू increase in effective nuclear charge, force of attraction between the nucleus and outermost shell increases, एटम क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। कंट्रैक्ट का मतलब उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब साइज कम हो जाएगा तो Z इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इट मींस force of attraction between the nucleus and valence shell electron increases, atomic size क्या हो जाएगा आपका, कंट्रैक्ट या डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के तीन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, शील्डिंग इफेक्ट, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज। अब अलग ग्रुप आ जाए,
अभी बात की हमने सोडियम की, पोटाशियम की, इसके ऊपर क्या होता है लिथियम, ठीक है, फिर रुबीडियम 5वें पीरियड का, फिर सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। अब देखें नंबर ऑफ शेल धड़ाधड़ बात है। पहले देखें लिथियम में कितने हैं, एक इनर शेल है। सोडियम की बात करें 2 इनर शेल है। पोटाशियम की बात करें 3। तो नंबर ऑफ शेल जो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल है वो क्या इंक्रीज हो रहे हैं। इट मीन शील्डिंग इफेक्ट क्या है, बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ रहा है तो आपका क्या है, एटॉमिक साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इट मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, या दूसरे लफ्जों में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में आपका वैलेंस शेल, मोर एडिशन ऑफ शेल की वजह से आपका वैलेंस शेल न्यूक्लियस से अवे जाता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी, या न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी एनर्जी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर शेल शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, वैलेंस शेल क्या होता जाएगा, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगी। तो इट मीन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर देखें इसका ट्रेंड, तो जो पोटाशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। किससे, सोडियम से। सोडियम की कम किससे होती है, लिथियम से। इस तरह लिखें, लिथियम की ज्यादा होगी सोडियम से, सोडियम की ज्यादा होगी किससे, पोटाशियम से, फिर रुबीडियम की, सीजियम एंड फ्रांशियम, ठीक है। अब बात करें अगर पीरियड की, आपकी बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। जो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितने, 899, और बोरान की कितनी है, 801, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि भाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। लेकिन लिथियम की कम है, ठीक है, बेरिलियम की क्या ज्यादा है उससे। लेकिन बेरिलियम की बात बोरान की क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों हो रही है, इसके लिए जो एक कंसेप्ट है, अगर बेरिलियम की अगर आप लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होती है, 1s2 एंड 2s2, और जो बोरान की होती है 1s2 2s2 एंड 2p1। अब देखिए इसमें कितने हैं, 2 सब शेल, कितने हैं, 2 सब शेल, इसमें कितने हैं, 3 सब शेल है। अब जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है इसके दूसरे शेल में है, और बोरान का जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट है वो किसमें है, p सब शेल में, यानी तीसरे में। अब इसमें जो है ना 3 सब शेल है, जिसमें p सब शेल है वो क्या है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से क्या है, बहुत दूर है, इसलिए हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। आपका ये इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव हो जाएगा, यानी कितनी, 809 आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये जो है ना न्यूक्लियस के करीब है, इसलिए हमें जो है ना बानिस्बत इसके तकरीबन 899 किलो जॉल फार्मूला आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करनी पड़ती है, अप्लाई करनी पड़ती है। इस तरह आप सोडियम या सॉरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो नाइट्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 एंड कितने 2 और 2 4 कितने आ जाएंगे 3। अब ऑक्सीजन की बात करें, अब ऑक्सीजन 1s2 2s2 एंड 2p4। अब कोई भी एटम जिसके अंदर हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड सब शेल हूं तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब यानी 1s1 2s2 यानी हाफ सब शेल है, यानी एस में कितने, एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 होते हैं, इसका हाफ क्या होगा, 1 या फुल होगा, ठीक है। पी की बात करें या हाफ होगा या फुल होगा, डी की बात करेंगे या हाफ होगा या फुल होगा। अगर एफ की बात करें इसमें कितने 14 होते हैं, हाफ क्या होता है 7 और फुल क्या होता है 14। अगर ये हालत हो सब शेल की किसी एटम के अंदर तो ये आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं बानिस्बत बाकियों के। अब देखें इसकी बात करें हम, पी सब शेल इन्वॉल्व है इसमें। अब देखें P3 है इसमें कितने P4। अब P3 क्या है, हाफ फिल्ड है, तो इट मींस ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये जो P4 है इट मींस ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा। कम स्टेबल का मतलब क्या है, इसमें से आपको जो है ना थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है ना आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसलिए आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि भी जो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है बनिस्बत ऑक्सीजन की। हालांकि अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बढ़नी चाहिए लेकिन कम हो जाती है। क्यों, ये रीजन होती है, ठीक है। आज के लिए जो है ना इतना काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी।